दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपको पता है साउंड की मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उस कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी है वो है लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द साउंड। जो लाउडनेस होती है वह उस वाइब्रेटिंग बॉडी जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड मैंने बताया था कि मीन पोजीशन से किसी एक साइड मैक्सिमम डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट वेव में हमने समझाया था इसको। तो जितना ज़्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी। ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी वाइब्रेटिंग विद लार्ज एम्पलीट्यूड इज ए लाउड साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउड साउंड होगी। ऑन द अदर हैंड, ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए बॉडी वाइब्रेटिंग विद स्मॉल एम्पलीट्यूड्स इज ए फीबल और सॉफ्ट साउंड। बिल्कुल धीमी आवाज़ सुनाई देगी अगर ये एम्पलीट्यूड जितना कम होगा। ठीक है, लाउड साउंड एंड सॉफ्ट और फीबल साउंड आर रिप्रेजेंटेड इन द नेक्स्ट फिगर। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ए साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी वाइब्रेटिंग विद लार्ज एम्पलीट्यूड इज ए लाउड साउंड। यहाँ देखिए लार्ज एम्पलीट्यूड है, मीन पोजीशन से ये अधिक दूरी तक है तो इसमें लार्ज एम्पलीट्यूड है। तो लार्ज एम्पलीट्यूड वाला अगर हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं या लार्ज एम्पलीट्यूड है वाइब्रेटिंग बॉडी द्वारा प्रोड्यूस किए गए साउंड की तो वो लाउड साउंड होगी। और दूसरी साइड अगर वाइब्रेटिंग बॉडी जो है स्मॉल एम्पलीट्यूड वाली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल एम्पलीट्यूड वाले साउंड प्रोड्यूस कर रहा तो वो फीबल या सॉफ्ट साउंड होगी। देख ना, लो एनर्जी वेव, हाई एनर्जी वेव। इस फिगर से अब क्लियर हो रहा होगा तो ध्यान रखिएगा, जो लाउडनेस होता है वो एम्पलीट्यूड पे सीधे सीधे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेशन का उतनी ही लाउड साउंड होगी और जितना कम वाइब्रेशन होगा उतनी ही सॉफ्ट साउंड होगी। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको कि लाउडनेस इज ए सब्जेक्टिव क्वांटिटी। जो लाउडनेस है वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। इसका मतलब जिसको कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ आवर ईयर। हमारे कान के सेंसिटिविटी पर ये डिपेंड करता है कि हमारा कान कितना सेंसिटिव है। ए लाउड साउंड, बेटे क्या होता है कि जब ये जो लाउडनेस है वो हमारे कान की सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है तो हो सकता है कि जो आवाज़ आपको तेज़ लग रही हो किसी दूसरे पर्सन के लिए वही आवाज़ कम समझ में आती हो। क्यों? क्योंकि भाई उसको उसके कान में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी ईयर की सेंसिटिविटी घट चुकी है, किसी कारण से खराब हो चुकी है। तो कहने का मतलब लाउडनेस टोटली डिपेंड करता है हमारे सेंसिटिविटी और द रिस्पांस ऑफ ईयर। हमारे कान के रिस्पांस पर या उसकी सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सुनाई दे सकता है। हाई एम्पलीट्यूड वाला कोई साउंड किसी के लिए लाउड है तो हो सकता है कि किसी को वो कम ही सुनाई दे क्योंकि उसका कान ठीक से काम नहीं कर रहा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक, ट्यूनिंग फॉर्क की से आवाज़ हम करें और मंदिर में कोई बड़ा सा घंटा लगा हुआ है जाकर उससे हम आवाज़ करा दें तो आप ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज़ हमको बहुत ही कम सुनाई देती है और घंटे की आवाज़ बहुत दूर तक बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। तो इसका कारण है कि जो घंटे की ध्वनि से बहुत बड़े एम्पलीट्यूड की एनर्जी का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है
जिससे क्या होता है, साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। आप एक बात याद रखिए कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उसका साइज होगा, उससे उतने ही ज़्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, और उसके कारण जो प्रोड्यूस साउंड है उसकी लाउडनेस भी बहुत अधिक होगी और वो हमको तेज सुनाई देगी। अगर मान लीजिए एयर की ब्लो करने की डायरेक्शन भी हमारी तरफ है, तो उससे भी क्या होता है कि साउंड की स्पीड और लाउडनेस दोनों बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है पिच और श्रिलनेस। इसको हिंदी में कहते हैं तारत्व, अभी कहते हैं। पिच मीन्स तारत्व होता है। तो पिच और श्रिलनेस, पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ए ह्यूमन ईयर। पिच या श्रिलनेस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी पिच उतनी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी पिच उतनी लो होगी। जैसा कि इस फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया था कि कितनी जल्दी अपना राउंड कंप्लीट कर ले वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितना ज़्यादा बार वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई होगी। तो इस इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ देखिए कि इतने ही दूरी है, तो ठीक है, और ये कई बार अपना साइकिल कंप्लीट कर चुका, कई बार वाइब्रेट कर चुका, और ये कम ही बार वाइब्रेट किया, तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और इसकी फ्रीक्वेंसी लो है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसका पिच हाई होता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है उसका पिच लो होता है। यानी आप कह सकते हैं कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। और लाउडनेस क्या था, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो अब याद रखिएगा पिच के बारे में बात चल रही है, तो पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और अगर और इजी लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो जो पिच होता है वो साउंड का वह लक्षण है जिसके कारण हमें साउंड मोटी या पतली सुनाई देती है, ठीक है, जिसके कारण हम साउंड को मोटी या पतली कहते हैं। यदि पिच अधिक होगा, समझ रहे हैं, तो साउंड कैसी सुनाई देगी, श्रिल सुनाई देगी, पतली या तीक्ष्ण साउंड सुनाई देगी। और यदि यही पिच कम हो तो क्या होगा, साउंड हमें मोटी सुनाई देगी, ग्रेव सुनाई देगी, ठीक है। तो आपको अभी मैंने बताया कि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच होगा, और यदि पिच हाई है तो आवाज़ कैसी होगी, पतली होगी, ठीक है, जैसे औरतों और बच्चों की आवाज़। और वहीं अगर फ्रीक्वेंसी कम है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का तो उसकी पिच लो होगी, और पिच लो होगी तो आवाज़ कैसी सुनाई देगी हमको, मोटी, जैसे कि किसी मैन की आवाज़, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे जो शेर रोरिंग करता है, दहाड़ता है, वो आवाज़ आप देख लीजिए, और जो मॉस्किटो मच्छर भिनभिनाते हैं रात में हमारे कान के पास, उस आवाज़ को देख लीजिए। तो कौन सी आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है भाई, ज़्यादा डिस्टर्बिंग आवाज़ मच्छर की, मॉस्किटो की भिनभिनाहट होगी। क्यों? क्योंकि उसकी पिच हाई होती है, और उसकी पिच हाई होने के कारण जो उसकी द्वारा प्रोड्यूस की गई साउंड है वो बहुत श्रिल होती है, बहुत पतली और तीक्ष्ण होती है, डिस्टर्बिंग होती है। और जो शेर की रोरिंग है, दहाड़, उसके साउंड की पिच कम होती है, जिसके कारण वो आवाज़ हमको मोटी सुनाई देती है। आई होप दैट नाउ दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिम्बर और क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी और टिम्बर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स of sound which capable us to distinguish between the sounds
ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। यही वो क्वालिटी है साउंड की जिसके कारण अगर समान लाउडनेस और पिच के आवाज़ हमारे सामने आए तो हम उसको पहचान लेते हैं कि कौन से यंत्र से कौन सी आवाज़ आ रही है। क्वालिटी ही वह कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की अलग अलग साउंड में हमको अंतर करने में हेल्प करता है, डिफर करने में हेल्प करता है, पहचानने में मदद करता है। यदि हम दो अलग अलग कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी कर्टेन, किसी पर्दे के दूसरे साइड रखकर उसे बजाया जा रहा है, तो भी उससे जो अगर उनसे मान लीजिए समान फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बाद भी हम उन साउंड्स को सुनकर यह पहचान लेते हैं कि भाई जो है अमुक साउंड किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, उसकी आवाज़ को हम अलग अलग पहचान लेते हैं। क्वालिटी, जो ये क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी के कारण ही हम अपने कई परिचितों को बगैर देखे ही उनकी आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं। जैसे फ़ोन पर अगर कोई बोल रहा है तो हम उनको देख तो रहे नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी हम पहचान जाते हैं कि हमारे मम्मी या पापा या कोई रिलेटिव बोल रहे हैं। तो ये जो हम साउंड को सुनते ही पहचान लेते हैं, वह साउंड की क्वालिटी के कारण होता है। इसी के कारण हम उसको डिफर कर पाते हैं, अलग कर पाते हैं, समझ पाते हैं। द क्वालिटी ऑफ टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट सोर्सेज आर डिस्टिंग्विशेबल बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस बाय देम। क्योंकि उनके द्वारा जो वेव फॉर्म प्रोड्यूस किया जाता है वो अलग अलग प्रोड्यूस होता है। देखिए, ट्यूनिंग फॉक से इस तरह का वेव फॉर्म प्रोड्यूस हुआ, वायलिन से ऐसा, फ्लूट से ऐसा। तो ये जो डिफरेंट वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इसी डिफरेंट वेव फॉर्म्स के कारण हम अपने परिचितों की या डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ को आसानी से पहचान लेते हैं, समझ जाते हैं। साउंड की प्रॉपर्टीज में ही कुछ और टॉपिक्स रह गए हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं ज़रा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि साउंड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। पहला है टोन। ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन। कोई भी साउंड जो सिंगल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, एक सेकेंड में एक ही साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो इस तरह के साउंड को हम क्या कहते हैं? टोन कहते हैं। ओके, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम क्या कहते हैं? टोन। और नोट क्या होता है? एक टोन हुआ, एक नोट। ए साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ए नोट। अब जैसे यहाँ एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ को हमने क्या कहा? टोन। लेकिन इसी तरह की कई फ्रीक्वेंसीज अगर मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल सेम रिस्पॉन्स के साथ, तो इस तरह के मेनी फ्रीक्वेंसीज के मिल जाने से इनके मिक्सचर को, जो साउंड प्रोड्यूस होगी इनके मिक्सचर से, उसको हम नोट कहते हैं। ठीक है, उसे हम नोट कहते हैं। सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम टोन कहेंगे, और यदि कई फ्रीक्वेंसीज मिक्स हो जाएं तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? नोट कहेंगे। बहुत क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। तो ये जो नोट है, इसी नोट से, देख रहे हैं, इसी नोट से ही हमारा म्यूजिक बनता है, प्लीजेंट साउंड बनता है। अगर पीरियाडिक वाइब्रेशन हो रहा है, एक बराबर एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा? उसे पीरियाडिक वाइब्रेशन कहते हैं, और उसके कारण जो साउंड प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहते हैं? म्यूजिकल नोट कहते हैं। तो अब देखिए, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन, ए साउंड ऑफ मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। यहाँ देखिए, मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, सिंगल फ्रीक्वेंसी को हमने टोन कहा, और जब कई टोन मिल जाते हैं तो उससे बनता है हमारा नोट। ठीक है, जब कई टोन मिल जाते हैं
तो उससे बनता है हमारा नोट, म्यूजिकल नोट एंड अदर थिंग्स। व्हाट इज प्लीजेंट टू लिसन इज कॉल्ड म्यूजिक। कुछ भी ऐसी चीज़ जो सुनने में हमें अच्छी लगती है हम उसको म्यूजिक कह सकते हैं। और नॉइज इज अनप्लीजेंट टू द ईयर। और जो अनप्लीजेंट साउंड्स होती हैं उनको नॉइज कहते हैं, क्योंकि उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। देख रहे हैं, साउंड विल हैव सम सॉर्ट्स ऑफ रिफ्टिंग पैटर्न। म्यूजिकल साउंड के लिए बताया हमने, रिफ्टिंग पैटर्न होता है पीरियाडिक वाइब्रेशन, बार बार अपनी वाइब्रेशन को रिपीट करता है, तो उससे हमारा नोट बनता है, उसी से हमारी म्यूजिक बनती है। और जो नॉइज होता है उसका वाइब्रेशन रैंडम होता है, ठीक है, उनके बीच कोई, वो नॉन पीरियाडिक होता है, उनके बीच कोई समानता नहीं होती है, इसी वजह से वो आवाज़ अनप्लीजेंट होती है, जिससे हम लोग नॉइज कहते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए इंटेंसिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जब बात साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो क्योंकि जो हमारा लाउडनेस है वो साउंड की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। द साउंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द रेट एट विच साउंड एनर्जी इज पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज ट्रेवलिंग। पर यूनिट एरिया से कितना ज़्यादा साउंड एनर्जी पास हो रही है उसी को इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। देख रहे हैं, यानी पावर P रिप्रेजेंट करता है पावर को और A रिप्रेजेंट करता है एरिया को, तो पर यूनिट एरिया से कितना ज़्यादा से ज़्यादा साउंड एनर्जी पास हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। साउंड स्प्रेड्स आउट इन ए स्पेयर सो दैट टोटल एरिया एट ए गिवन डिस्टेंस इज 4 पाई आर स्क्वायर। जो साउंड है वो सर्कुलर वे में आगे बढ़ता है स्पेयर के रूप में, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एरिया की जगह उसका 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू भी लिया जा सकता है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। और यदि हम इस फार्मूले में 4 पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, आई इज इक्वल टू पी अपन 4 पाई आर स्क्वायर, तो अब देखिए क्या हो रहा है, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यानी इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसे भी हम इनवर्स स्क्वायर ला कह सकते हैं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। लाउडनेस इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। लाउडनेस क्या है कि आपका ईयर कितना तेज रिस्पॉन्स करता है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स करता है, इस पे डिपेंड करता है लाउडनेस। हो सकता है किसी के लिए कोई आवाज़ तेज सुनाई दे और दूसरे किसी बंदे के लिए, पर्सन के लिए वही आवाज़ थोड़ी धीरे सुनाई दे, क्योंकि एक पर्सन का कान बिल्कुल ठीक है और दूसरे पर्सन का कान कुछ खराब हो गया है, ठीक है। और इंटेंसिटी इज द साउंड पावर पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया से कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है, इस चीज को इंटेंसिटी कहते हैं। लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाउडनेस को वैसे तो मेजर नहीं किया जा सकता, एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि इतने से इतने रेंज की आवाज़ जो है, अभी आगे मैं बता रहा हूँ उस स्केल के बारे में भी। तो लाउडनेस को हम कह सकते हैं उसकी यूनिट होती है डेसिबल, उसे डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इंटेंसिटी है जो साउंड की उसको वाट पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। अभी मैंने बताया कि वो हमारे कान की सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। और जो इंटेंसिटी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। ये ह्यूमन ईयर के सेंसिटिविटी पर इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल साउंड पावर पर यूनिट एरिया इसका मतलब है, कितनी एनर्जी पास हो रही है।
Loudness is a subjective quantity whereas intensity is an objective quantity. जो loudness है उस subjective quantity का मतलब इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि आवाज़ की तेज है कम है, इसे महसूस किया जा सकता है। और जो ये है इंटेंसिटी, इसे तो कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था इसके डेसिबल स्केल की, तो थोड़ा सा अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। लाउडनेस क्या है? परसेप्शन ऑफ द रेट एट विच साउंड एनर्जी इंटर्स योर ईयर। लाउडनेस को आप बस सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ही समझिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इंटेंसिटी क्या है? मेजरमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी एंड लाउडनेस डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी या साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा हमसे या हम उससे जितना दूर जाते जाएंगे, ये दोनों चीज घटती जाती है। डेसिबल्स का एक स्केल देखिए यहाँ पर है। बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल्स आर डिस्क्राइब्ड यूजिंग ए लॉगरिथमेटिक स्केल। ठीक है, इससे डेसिबल एक लॉगरिथमिक स्केल है और उसकी यूनिट दी गई है डेसिबल। यूनिट तो है बेल, लेकिन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं यूनिट वो डेसिबल है। 1 डेसिबल में, या यूं कह सकते हैं 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। और इसी को उल्टा कर दें अगर, 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1/10 बेल। तो याद रखिएगा ये यूनिट है लाउडनेस की बेल, और कॉमनली यूज की जाने वाली यूनिट क्या है? डेसिबल। ये पूरा स्केल आपके सामने मैंने बता दिया है, 0 dB से लेकर 150 dB तक। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सोते हुए किसी व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की साउंड बहुत पर्याप्त है। और अगर 80 डेसिबल के शोर में लगातार आप रह रहे हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की जो अधिकतम सीमा है उसको 90 डेसिबल पर रखा गया है। उससे अधिक शोर होने पर प्रॉब्लम हो सकती है। यदि इतने शोर में जो 90 डेसिबल मैं बता रहा हूँ वो एक तरह से मैक्सिमम लिमिट है। अगर इतने शोर में आप लगातार 10 घंटे तक कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वह व्यक्ति बहरा भी हो सकता है, डेफ भी हो सकता है। और 100 डेसिबल का भाई उसकी तो पूछिए ही मत। जो फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ का जो साउंड होता है वो लगभग समझिए 100 डेसिबल के आसपास का रहता है। तो ये एक स्केल आपके सामने है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसे आप याद रख सकते हैं। लेकिन यूनिट आप याद रखिएगा कि डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको और भी नए वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।